झारखंड स्पेशल क्लास में आप सभी का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज सीएनटी एक्ट पर थर्ड क्लास है ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 2 और अध्याय 2 के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट बेस्ड आज का क्लास होगा और आई थिंक सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अध्याय 2 समझ में आ जाएगा। सीएनटी एक्ट में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोगों को, वो प्रॉब्लम होता है इसका टर्म्स। और टर्म्स जो समझ में नहीं आता है तो याद करने में तो प्रॉब्लम होता ही है और आदमी बहुत जल्दी जल्दी भूलता है, समझ गए। तो सबसे बेटर पार्ट है ना इसका कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, अगर आप अच्छे तरीके से टर्म्स को समझ पाइएगा तो आसानी से याद हो जाएगा और इनफैक्ट आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करके आ पाइएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी ढेर सारा रहता है जो कि आपको कन्फ्यूज कर देता है अगर आप रटे हुए हैं तो, है ना। तो रटने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, है ना। एक एक चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 2 से रिलेटेड। और ये अध्याय 2 जब आप अच्छे तरीके समझ जाइएगा ना तो आपको अध्याय 3, है ना, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। इनफैक्ट उसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना, अटेंशन के साथ क्लास को एकदम अटेंड कीजिए। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको नोट कीजिए, है ना, और उसको समझिए। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसका रिटेन नोट्स भी चाहिए, है ना, जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं जिनको रिटेन नोट्स चाहिए तो वो लोग काइंडली दास सर ऑफिशियल ऐप है हमारा जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो दास सर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसके झारखंड नोट्स सेक्शन में जब आप जाइएगा ना तो वहाँ पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको रिवीजन करने में भी सुविधा होगा, है ना, और प्रॉपर जो है सो एग्जाम के टाइम में जो है आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, उससे आप बच जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीएनटी एक्ट, है ना, अध्याय 2। तो अध्याय 2 जहाँ तक हम लोग जानते हैं, अध्याय 2 को धारा 4 से धारा 8 तक डिस्कस किया गया है ना। इसका डिस्कशन कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 4 से लेकर के धारा 8 तक, है ना, अध्याय 2 जो है सम्मिलित है, ठीक है। तो अध्याय 2 का धारा 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 क्या बोलता है, तो डियर स्टूडेंट्स सेक्शन 4 बोलता है काश्तकारों के वर्ग, ठीक है ना। धारा 4 जो है वो बोलता है काश्तकारों के वर्ग, काश्तकारों के वर्ग। अब ये काश्तकारों के वर्ग क्या होता है, काश्तकारों के वर्ग क्या क्या है भाई, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं काश्तकारों के वर्ग क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। तो क्या आप ये जानते हैं कि काश्तकार किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टेनेंट्स। अगर नहीं जानते हैं तो बस एक लाइन में समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसका डेफिनेशन जब आप काश्तकार ही नहीं समझिएगा तो इसका क्लास को कैसे समझिएगा, समझ गए ना। एक लाइन में समझ लीजिएगा, काश्तकार से तात्पर्य उस व्यक्ति या रैयत से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण करता है, यानी कि भूमि को लेता है और उसी को लगान का भी जो है सो भुगतान करता है, समझ गए ना। यानी कि आप अगर काश्तकार हैं तो आप या फिर रैयत हैं, ठीक है ना, तो आप जो है ना आप किसी के अधीन जो है सो आप भूमि लिए, है ना, किसी से लिए भूमि, है ना, लैंड लिए और क्या कीजिएगा, उसको उस लैंड के बदले में रेंट पे कीजिएगा, समझ गए। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें काश्तकार किसको बोलते हैं, तो टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु पेज मनी और रेंट टू द ऑनर ऑफ लैंड। यानी कि टेनेंट्स वो व्यक्ति होता है ना, या फिर रैयत होता है जो कि लैंड ऑनर को लैंड के बदले में रेंट पे करता है, समझ गए ना। क्यों पे करता है भाई, है ना, सो डैट ही कैन यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर और फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन। यानी कि वो उस लैंड पर खेती या कृषि कार्य करने के लिए, है ना, उसका क्या करता है, उसका रेंट पे करता है, समझ गए ना। टेनेंट क्या होता है, एकदम इजीली क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है। तो टेनेंट मीन्स अगर आप समझ गए तब आ जाते हैं हम लोग काश्तकारों के वर्ग, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अधिनियम के तहत जो है ना काश्तकारों का चार प्रकार के वर्ग को शामिल किया गया, समझ गए ना, यानी कि 4 प्रकार काश्तकारों के वर्ग को है ना 4 टाइप्स के रूप में निर्धारित किया गया है। वो 4 टाइप्स कौन कौन सा है, 4 ठो कौन कौन सा प्रकार है। तो फर्स्ट है आपका भूधारक या फिर उपभूधारक, ठीक है ना। इसका जो 4 प्रकार है उसमें पहला आता है भूधारक या उपभूधारक, ठीक है ना, भूधारक या उपभूधारक, ठीक है। तब ये भूधारक क्या होता है, ठीक है ना। अब ये भूधारक क्या होता है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन अराइज होगा। इंग्लिश में बोलते हैं टेन्योर होल्डर और सब टेन्योर होल्डर। तो इसको जो है ना हम लोग अभी जो है हमारा धारा 4 चल रहा है, सेक्शन 4 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 5 में डिस्कस किया गया है भूधारक का अर्थ। भूधारक का अर्थ ये कहाँ डिस्कस किया गया है, सेक्शन 5 में। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि भूधारक के अर्थ को है ना, भूधारक को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 5 होगा, वहाँ पे हम लोग आएंगे अभी तुरंत और उस पर हम लोग बात करेंगे कि भूधारक किसको बोलते हैं। सेकंड हमारा है रैयत, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, रैयत, ठीक है। ये रैयत किसको बोलते हैं, इसको धारा 6 में डिस्कस किया गया है। रैयत किसको बोलते हैं, अभी तुरंत उसको डिस्कस हम लोग करेंगे, है ना। रैयत किसको बोलते हैं। उसके बाद है आपका दर रैयत, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा है, दर रैयत, ठीक है, दर रैयत। और चौथा आपका है मुंडारी खूंटकट्टीदार, मुंडारी खूंटकट्टीदार, ये है आपका क्लासेस ऑफ टेनेंट, यानी कि धारा 4 के तहत काश्तकारों के वर्ग, ठीक है। काश्तकारों के वर्ग कौन कौन सा, भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खूंटकट्टीदार, ठीक है ना। तो अगर हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में अगर बात कर लें आपको कि भूधारक किसको बोलते हैं, है ना, तो याद रखिएगा वह व्यक्ति जो अपनी या किसी दूसरे की जमीन है ना खेती कार्य के लिए धारण किए हुए है, यानी कि खेती कार्य के लिए लिए हुए है और उसका लगान भी क्या करता हो, चुकता करता हो, उसको हम लोग भूधारक बोलते हैं, यानी कि टेन्योर होल्डर बोलते हैं, समझ गए। और एक और टर्म आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है उपभूधारक, है ना। उपभूधारक किसको बोलते हैं भाई, तो आप देखिए कि उपभूधारक जो है ना उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि आप ज़मीन लिए तो आपके बेटा भी उसको यूज करेगा, उसका बेटा का बेटा भी यूज करेगा, उसका बेटा भी यूज करेगा, समझ गए ना। तो एक तरह का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स आ जा रहा है, समझ गए। तो याद रखिएगा भूधारक के वंशज को जो है ना उपभूधारक कहा जाता है। भूधारक के जो वंशज होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उपभूधारक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या चीज़ है, रैयत। नेक्स्ट है आपका रैयत, ठीक है। अब ये रैयत किसको बोलते हैं, तो अगर आप लोग रैयत किसको बोलते हैं अगर जानते हैं तभी आपके पास 2-4 मिनट है, आप टाइप करके बताइए कि रैयत किसको बोलते हैं, ठीक है। रैयत किसको बोलते हैं, अदरवाइज हम तो आगे डिफाइन करेंगे ही इसको, है ना। बट इफ़ यू नो डैट, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस क्लास को, है ना, वो लोग बताएं कि रैयत किसको बोलते हैं, है ना। फटाफट लाइव चैट में लिखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयत को हम तुरंत डिफाइन करेंगे बाय द वे, है ना। रैयत को जो है ना मुख्यतः 3 प्रकार जो है होता है, ठीक है। रैयत का मुख्यतः कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है, ठीक है। कौन कौन सा रैयत होता है भाई, तो एक तो होता है अधिभोगी रैयत। रैयत को अगर हम लोग डिफाइन करें टाइप्स में तो एक होता है आपका अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत, ठीक है। दूसरा जो होता है टाइप वो होता है अंधिभोगी रैयत, दूसरा होता है अंधिभोगी रैयत, ठीक है ना। तीसरा जो होता है ना, तीसरा टाइप जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं खूंटकट्टी रैयत। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ने जा रहे हैं, खूंटकट्टी रैयत, ठीक है। ये आपका क्या है, टाइप्स ऑफ रैयत है ना। जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स है रैयत का वो आपका ये 3 है, अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत, खूंटकट्टी रैयत। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये अधिभोगी रैयत किसको बोलते हैं भाई, तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत यानी कि वैसा रैयत जिन्हें अपने जमीन पर अधिभोग का अधिकार हो,
इज इट क्लियर? क्या बोले? वैसा रैयत जिन्हें अपने जमीन पर अधिभोग का अधिकार हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए? ऑक्यूपेंसी रैयत, है ना, अधिभोगी रैयत। एकदम नाम ही से क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि अधिभोगी रैयत से संबंधित उपबंध का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? समझ गए? अधिभोगी रैयत से संबंधित, अधिभोगी रैयत से संबंधित, है ना, उपबंधों का उल्लेख जो है सो किस अध्याय में किया गया है? तो याद रखिएगा अध्याय 4 में किया गया है, ठीक है ना। अध्याय 4 के तहत किया गया है, ठीक है, अध्याय 4 के तहत किया गया है। और कौन कौन से सेक्शन में किया गया है? तो अध्याय 4 सेक्शन 16 से 36, ठीक है, धारा 16 से 36 में, ठीक है ना, 16 से 36 में अधिभोगी रैयत का बारे में बोला गया है। समझ गए? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये चैप्टर। कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ना अभी आपको हम बता रहे हैं, समझ गए? वैसे तो अध्याय 4 को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, है ना, बट अभी चूंकि हम लोग इस पे बात कर रहे हैं अधिभोगी रैयत के बारे में, अध्याय 4, तो अध्याय 4 का जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा है, उस पर अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं, वो एकदम एग्जाम में आएगा। समझ गए? तो जो धारा 16-36 है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट में अगर हम लोग बात करें तो धारा 17, कौन सा? धारा 17, यहाँ पर लिखते हैं धारा 17। ये धारा 17 है ना, इसमें किस चीज़ के बारे में बात किया गया भाई? इसमें बात किया गया बंदोबस्त रैयत के बारे में, यानी कि सेटल्ड रैयत के बारे में धारा 17 में बात किया गया है। समझ गए? तो अगर आपसे ये पूछता है कि CNT एक्ट 1908 के अधिनियम के तहत, ठीक है ना, किस धारा में बंदोबस्त रैयत का उल्लेख है? किस धारा में बंदोबस्त रैयत का उल्लेख है? तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा धारा 17, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है धारा 22। धारा 22 में किसका उल्लेख है भाई? तो धारा 22 में बेदखली का उल्लेख है। समझ गए ना? अधिभोगी रैयत का बेदखली से संबंधित उल्लेख है, यानी कि अधिभोगी रैयत को भूस्वामी द्वारा जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। समझ गए? बेदखली यानी कि इविक्शन के बारे में धारा 22 में दिया गया है, यानी कि आपसे अगर पूछता है बेदखली से रिलेटेड अधिभोगी रैयत का, तो आपका आंसर क्या आएगा? धारा 22। इज इट क्लियर? 100% क्लियर हो गया। अब देखो एक यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट है धारा 24, ठीक है ना, धारा 24। ये जो धारा 24 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारा 24। और आपको बता दें कि बहुत सारा बुक में ना धारा 24 दिया हुआ भी नहीं। अगर आप मनीष रंजन पढ़ते होंगे तो मनीष रंजन में धारा 24 नहीं दिया गया है ना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता है ना, तो अब हमें चैट में आंसर कीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर कीजिए, है ना, कि धारा 24 में क्या दिया हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है तो भी आंसर कीजिए, ताकि हम इसको जो है ना पिंड करके लिख सकें कमेंट में, है ना, या फिर उनको बता सके जिनको नहीं पता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ना ये आ सकता है और आने का इसका पूरा चांस है। धारा 24 को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि धारा 24 क्या है वो आप हमें बताएंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अंधिभोगी रैयत, ठीक है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो अंधिभोगी जो रैयत जो है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो बहुत सिंपल है, आप लोग जान रहे हैं। नॉन ऑक्यूपेंसी यानी कि वह रैयत या व्यक्ति जिसने अपने जमीन का अधिभोग का अधिकार प्राप्त नहीं किया है। समझ गए ना? वैसा व्यक्ति जिसने अपने जमीन का पर अधिभोग का अधिकार नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ऑक्यूपेंसी यानी कि अंधिभोगी रैयत बोलेंगे, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। अंधिभोगी रैयत के बारे में जो है आप किस अध्याय में पढ़िएगा? याद रखिएगा अध्याय 6 धारा 38 से 42, ठीक है। जब आप अध्याय 6 में आइएगा ना, अध्याय 6, तो अध्याय 6 में आप डिस्कस कीजिएगा धारा 38 से 42, 38 से 42 आपको मिलेगा अंधिभोगी रैयत के बारे में। समझ गए ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन है। पहला सेक्शन तो है धारा 38, ठीक है। धारा 38 में लगान की दर कैसे तय करना है ना, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। किसमें? धारा 38 में, धारा 38 में, ठीक है। ये धारा 38 याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा धारा जो है वह है धारा
नंबर 41 है ना, सेक्शन 41। ये जो सेक्शन 41 है ना, ये सेक्शन 41 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेक्शन 41 में अंधी भोगी रैयत की बेदखली के आधार के बारे में बोला गया है, यानी कि ग्रांट्स ऑन विच नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत मे बी रिजेक्टेड। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अंधी भोगी रैयत को कैसे बेदखल किया जाएगा, उसका आधार क्या है, उसके बारे में डिस्कस किसमें किया गया है, ये सेक्शन 41, ठीक है, धारा 41 में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना 3 to 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सो आधार है ना, जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है इस सेक्शन को, इस चैप्टर को, है ना, जब हम आएंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे ही। क्या अभी आपको पता है कि कौन कौन सा सेक्शन जो है इसमें शामिल है ना, कौन कौन सा आपको इसका आधार क्या है ना, आधार का क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी एग्जाम में वो पॉइंट से क्वेश्चन बना करके पूछता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि ये जो 271 धारा जो है ना, ये टोटल धारा आप याद नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना, बट यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन कैसे सेट कर रहा है ना, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकें। बात समझ में आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सही होने का तो गारंटी नहीं है, बट अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो मैक्सिमम 80 to 85%, 90% तक आप सही कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही कोशिश भी रहेगा कि आपको इस ढंग से प्रिपेयर करवाया जाए कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन राइट हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट धारा बताएं, अंधी भोगी रैयत अध्याय 6 में इसका डिस्कशन किया गया है, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि अध्याय 6 में सीएनटी एक्ट अधिनियम के तहत किसके बारे में डिस्कस किया गया है, याद रखिएगा अंधी भोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में बात किया गया है। 2 और इसका इंपॉर्टेंट धारा बताएं, धारा 38 है ना, धारा 38 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, याद रखिएगा लगान की दर तय करने के बारे में, यानी कि रेट ऑफ रेंट के बारे में डिस्कशन है। धारा 41 में किस चीज़ के बारे में डिस्कस है, तो अंधी भोगी रैयत की बेदखली के आधार क्या है, ग्राउंड्स ऑन विच नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत में बी रिजेक्टेड, ठीक है ना, इसके बारे में बात किया गया है। तो इसको दोनों को आप याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। नेक्स्ट आ जाइए खूंट कट्टी रैयत। खूंट कट्टी रैयत, ये खूंट कट्टी रैयत क्या होता है ना, खूंट कट्टी रैयत क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुत सिंपल सा है कि ऐसे रैयत जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, समझ गए ना। खुटकट्टी रैयत कौन होंगे, जिनको खुटकट्टी अधिकार प्राप्त होगा, है ना, दैट मीन्स रैयत हैविंग खुटकट्टी राइट्स, जिनके पास खुटकट्टी राइट्स है ना, वो रैयत कौन होंगे, खुटकट्टी रैयत हो जाएंगे, समझ गए ना। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत संबंधी उपबंध किस अध्याय में डिस्कस किया गया है या किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है, कौन सा धारा के तहत डिस्कस किया गया है, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अध्याय 5 धारा 37, ठीक है, अध्याय 5 धारा 37, अध्याय 5 धारा 37, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एकदम रट जाइए, ठीक है ना। अध्याय 5 धारा 37 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो याद रखना प्रोविजन रिलेटेड टू रैयत, प्रोविजन रिलेटेड टू रैयत्स हैविंग खुटकट्टी राइट्स, हैविंग खुटकट्टी राइट्स, यानी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत से संबंधित उपबंध किस में डिस्कस किया गया भाई, तो धारा 37, अध्याय 5 धारा 37, ठीक है, अध्याय 5 धारा 37, एकदम याद रखना, ये हमेशा से क्वेश्चन पूछता है। और थोड़ा सा ना आप डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जब हम आएंगे अध्याय 5 में तो डिस्कस जरूर करेंगे, बट अभी आपको हिंट्स दिए हैं, है ना, कुछ समझाए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि आप क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो क्लास करते करते आपको सब कुछ याद हो जाए, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, सबसे अच्छा क्लास वही होता है, समझ गए ना। झारखंड में देखिए स्कोर करना उतना आसान नहीं है, बट सिस्टमेटिक तरीक़ा से पढ़ा जाए तो मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है ना, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि यही झारखंड के एग्ज़ाम को निकालने का एक बहुत बड़ा आधार है, समझ गए। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर सब कुछ पढ़ के गए थे, बट फिर भी जो पढ़ के गए थे वो आया नहीं, है ना, उसका बेसिक रीज़न यही है कि आप सही से पढ़ के नहीं गए थे,
समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हम लोग डिस्कस कर लिए अधिभोगी रैयत, अंधिभोगी रैयत और खुदकट्टी रैयत के बारे में डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग दर रैयत। ठीक है, रैयत को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे जस्ट। यस, धारा 6 के तहत जो है रैयत का अर्थ है धारा 6 के तहत, है ना। धारा 6 में जब आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं इसका काश्तकारों के वर्ग के तहत दर रैयत। ठीक है, दर रैयत किसको बोलते हैं? दर अंडर रैयत्स। ठीक है, मतलब ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन भूमि लिया हो। ठीक है ना, दर रैयत किसको बोलेंगे? दर रैयत वो काश्तकार है जो रैयत के अधीन भूमि लिए हैं। बात समझ में आया? मतलब व्हेन अ टेनेंट होल्ड लैंड्स अंडर रैयत। क्या बताया आपको? जब एक टेनेंट जो है लैंड को होल्ड करता है किसके अंडर? तो टेनेंट्स के अंदर, यानी काश्तकार के अधीन। ठीक है, उसको दर रैयत बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए आप, मुंडारी खुदकट्टीदार। तो मुंडारी खुदकट्टीदार का अर्थ जो है ना धारा 8 में डिस्कस किया गया, याद रखिएगा। किस में डिस्कस किया गया है? धारा 8 में। सेक्शन 8 में डिफाइन किसको किया गया है? तो सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है मुंडारी खुदकट्टीदार को। ठीक है ना। मुंडारी खुदकट्टीदार कौन होता है भाई? तो हम लोग जानते हैं कि मुंडा लोग जो है ना जंगल साफ करके जो है सो कृषि योग्य भूमि बनाए। समझ गए ना। मुंडाई लोग क्या किए? जंगल को साफ करके जो है सो कृषि योग्य भूमि बनाए हैं। समझ गए ना। तो उस भूमि को जो यूज कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड, जो मुंडा उसको धारण किए हुए है जो यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मुंडारी खुदकट्टीदार। ठीक है, यानी कि मुंडारी खुदकट्टीदार का अर्थ वह मुंडारी से है जिसने खुदकट्टी भूमि को पर जोत का अधिकार प्राप्त किया है। समझ गए? जिसने खुदकट्टी भूमि पर जोत का अधिकार प्राप्त किया है उसको बोलेंगे मुंडारी खुदकट्टीदार। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो, एकदम अच्छे तरीके से। थोड़ा सा CNT एक्ट में टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझना पड़ेगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि आप सुनते सुनते जो है सो टर्म्स क्लियर हो जाए, आपको और याद हो जाए, है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा टर्म्स, है ना। और याद हो रहा है तो बताइए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमेंट में, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए, क्या परेशानी आ रहा है वो भी बताइए, है ना। कोशिश तो हमारा यही रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दें, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कहीं पर भी किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग आ जाते हैं धारा 5। ठीक है, धारा 4 में काश्तकारों का वर्ग दिया हुआ था, जिसमें हम लोग भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुदकट्टीदार को डिफाइन कर लिए। कौन कौन से रैयत के पार्ट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लिए, किस अध्याय में वर्णन किया गया उसको भी डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम लोग धारा 5। धारा 5 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है? याद रखिए, धारा 5 में बात किया गया भूधारक का अर्थ। भूधारक का अर्थ, भूधारक का अर्थ, भूधारक का अर्थ का मतलब क्या हुआ भाई? द मीनिंग ऑफ टेन्यूर होल्डर्स। मीनिंग ऑफ टेन्यूर होल्डर्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में समझिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में समझिए। समझ गए ना, मीनिंग ऑफ टेन्यूर होल्डर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये भूधारक कौन होता है भाई? तो भूस्वामी कौन होता है क्या आप जानते हैं? लैंडलॉर्ड कौन होता है? इसको भी डिफाइन किए हैं अध्याय 1 में। अध्याय 1 में परिभाषा में बहुत सारा परिभाषा समझाए हैं। तो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो वो लोग तो काइंडली जाकर के जरूर देखिए, है ना। जो ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप वाले बच्चे लोग के पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी रहता है ना। बट जो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो काइंडली अध्याय 1 को भी देखिए, और उससे पहले ना एक कॉन्सेप्चुअल क्लास लिए हैं CNT एक्ट पे, पूरे 1 घंटा से ऊपर क्लास है। समझ गए ना, जिसमें पूरा का पूरा 19वां अध्याय के बारे में बात किए हैं। समझ गए ना, उसके बैकग्राउंड में भी बात किए हैं CNT एक्ट के बैकग्राउंड में, तो उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। समझ गए। तो ये सब चीज़ को आपको रिवीजन भी करते रहना पड़ेगा। समझ गए, क्योंकि जब आप पूरा अध्याय के बारे में समझ लीजिएगा, धारा के बारे में समझ लीजिएगा, उसमें से भी इम्पोर्टेंट धारा को छांट के हटा दीजिएगा, तब ना एकदम मज़ा आएगा, रिवीजन भी सही से होगा, स्कोर भी सही से होगा। ठीक है, तो भूधारक यानी कि टेन्योर होल्डर किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जो अपने ज़मीन, ठीक है, या किसी दूसरे के ज़मीन खेती कार्य के लिए क्या है, खेती कार्य के लिए लिया है या खेती कार्य के लिए धारण किया है, और उसका लगान भी उसको चुकाता है, उसी को भूधारक बोलेंगे। समझ गए ना। इंग्लिश में बात करते हैं तो बोलते हैं टेन्यूर होल्डर मीन्स, टेन्यूर होल्डर मीन्स दैट पर्सन या फिर अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड अ राइट्स। क्या प्राप्त किया है? तो राइट्स प्राप्त किया है। किस चीज़ का राइट्स भाई? तो एक्वायर्ड अ राइट्स टू होल्ड हिज ऑन लैंड
और लैंड ऑफ अनदर पर्सन या लैंड ऑफ अनदर टेन्योर होल्डर्स। क्यों भाई? तो फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन। क्या इसके बदले में कुछ मिलेगा भी उसको? तो यस, पेज रेवेन्यू फॉर द सेम। इसके लिए वो रेंट पे करेगा। समझ गए ना? जब आप किसी से ज़मीन लेते हैं कि भाई, जैसे समझ लो ना, किसी का घर लेते हो रहने के लिए, तो घर लेने के लिए घर जो है रहने के लिए लेते हैं तो उसका रेंट पे नहीं करते हैं, पे करते हैं ना। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए जो है सो आप ज़मीन ले रहे हैं, है ना। तो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो जो भी आपका बातचीत हुआ है उसके अकॉर्डिंग अनाज का पैसा का, तो आप उसको जो है उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। समझ गए ना? तो अब यहाँ पर ये भी सब क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये जो रेंट पे होगा ना, ये कहाँ पे होगा, कौन सा ऑफिस में पे होगा। समझ गए ना? इस सब के बारे में बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट है। कचहरी में पेड़ होगा कि राजस्व कर्मचारी लेके जाएगा कि डीसी ऑफिस में पे होगा। समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन सभी पूछता है। तो सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ समझा देंगे और बहुत कुछ आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, आंसर भी करते चले जाइएगा। समझ गए? तो भूधारक का अर्थ आई थिंक सो आप लोग समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं भूधारक का जो चर्चा है ना, या भूधारक से संबंधित उपबंध है, वो किस अध्याय में डिस्कस किया गया है। अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा अध्याय 3। अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 में भूधारक के विभिन्न उपबंधों पर चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। और अध्याय 3 धारा 9 से 15 तक डिस्कस किया गया। इसमें धारा 9 से 15 तक है अध्याय 3 में, धारा 9 से 15। तो धारा 9 से 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग आज बात कर लेते हैं, जैसे कि धारा 9 और 10। तो 9 और 10 में भाई किस चीज़ के बारे में बात किया गया है? याद रखना, 9 और 10 में भूधारक से संबंधित लगान वृद्धि। लगान वृद्धि मतलब हो गया रेंट इंक्रीमेंट, दैट मीन्स इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। तो लगान वृद्धि संबंधित उपबंध आपको कहाँ मिलेगा? 9 और 10 में। 9 और 10 में आपको क्या मिलेगा भाई? 9 और 10 में लगान वृद्धि, लगान वृद्धि, ठीक है। इन्हांसमेंट ऑफ रेंट 9 और 10 में मिलेगा आपको, है ना। क्लियर है? धारा 11 और 12, 11 और 12, 9 और 10 हो गया। 11 और 12 में है भूमि का रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, ठीक है। 11 और 12 में क्या है? भूमि का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड के बारे में बात किया गया है। और धारा 13 में क्या बात किया गया? तो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, ठीक है। धारा 13 में क्या है? डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, यानी कि भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। यानी कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है ना, पूछने का संभावना भी है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। धारा 9, 10, 11, 12, 13। जब इस चैप्टर पे आएंगे अध्याय 3 पे, तो इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में। अभी आ जाते हैं हम लोग धारा 6 पे, ठीक है। धारा 6, तो धारा 6 में अगर आपसे पूछता है कि CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में धारा 6 में किस चीज़ का वर्णन है, किसके बारे में बताया गया है, किसको परिभाषित किया गया है? याद रखिएगा, रैयत का अर्थ को समझाया गया है। रैयत का अर्थ यानी कि रैयत के बारे में बताया गया है, ठीक है। रैयत के बारे में धारा 6 में। तो रैयत बाय द वे बोलते किसको हैं? रैयत किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, रैयत से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने खेती करने या करवाने के लिए, क्या बोल रहे हैं? रैयत से तात्पर्य किस ऐसे व्यक्ति से है जिसने खेती करने या करवाने के लिए भूमि लिया है, यानी कि भूमि धारण किया है। समझ में आ गया? और एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें मुंडारी खूट कट्टीदार को शामिल नहीं किया जाता है। मुंडारी खूट कट्टीदार इसमें शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको अलग से ये पूछता है, समझ गए ना। ऑप्शन बना करके दे देगा, बोलेगा शामिल है कि नहीं है बताइए। समझ गए ना, या कौन सा शामिल नहीं है? मुंडारी खूट कट्टीदार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। एक बार आपको हम फिर समझा देते हैं। रैयत मीन्स अ पर्सन हु हैज एक्वायर्ड a right to hold land for the purpose of cultivation. Is it clear? क्यों is it क्या बोले आपको कि एक्वायर्ड मतलब वैसा पर्सन जो एक्वायर करता है किसको? लैंड को, लैंड्स का राइट को, है ना। क्यों भाई? तो खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए। समझ गए? और इसमें एक टर्म आपको क्या बताया याद रखने के लिए कि
इट डजेंट इंक्लूड मुंडारी खुटकट्टीदार, ठीक है, इट डजेंट इंक्लूड मुंडारी खुटकट्टीदार, यानी कि इसमें मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आता है, ठीक है ना, क्लियर, शामिल नहीं है। अब आ जाइए आप धारा 7, रैयत का जो टाइप्स है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए, इससे भी क्वेश्चन आता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए धारा 7, धारा 7 में भाई क्या है ना, धारा 7 में क्या है, तो धारा 7 याद रखना, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ, ठीक है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे बाबू, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे धारा 7 में, ठीक है ना, यानी कि रैयत हैविंग खुटकट्टी राइट्स, ठीक है, रैयत हैविंग खुटकट्टी राइट्स। अब देखिए इसको बोलते हैं किसको है, समझ गए ना, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसको बोलते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा, समझ गए ना, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत किसको बोलते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत का जो मीनिंग आता है ना, वो मीनिंग मतलब वैसा व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, है ना, जिसने मुंडाओं के खूट परंपरा से, ठीक है ना, मुंडाओं के खूट परंपरा से या फिर उनके वंशजों से तात्पर्य हुआ कि मतलब वैसा व्यक्ति, वैसा मुंडा लोग जो कि जंगल को काट करके, है ना, खेती योग्य जमीन बनाए, ठीक है ना, उनके वंशजों से भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त किया हो, ठीक है ना, भूमि को यूज करने का राइट्स प्राप्त किया हो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे खुटकट्टी अधिकार युक्त भूमि, ठीक है ना, खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत। एकदम समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है अध्याय 5 धारा 37, याद रखिएगा, यहाँ पर डिस्कस भी हम लोग किए हैं अध्याय 5 धारा 37। अध्याय 5 धारा 37 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के का उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही अध्याय 5 में सेक्शन है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजन रिलेटेड टू रैयत हैविंग खुटकट्टी राइट्स के बारे में किस अध्याय में बात किया गया, याद रखना अध्याय 5, किस सेक्शन में बात किया गया, याद रखना 37, ठीक है ना, ये पूछता है, एकदम बढ़िया से याद कीजिएगा इसको, है ना, कुछ नहीं करना, जो बता रहे हैं रिवाइज कीजिए। नोट्स अगर लेना है तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके झारखंड नोट्स का सेक्शन होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका धारा 8। धारा 8 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो धारा 8 में बात किया गया मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ, ठीक है, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ, मीनिंग ऑफ मुंडारी खुटकट्टीदार, यानी कि मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ उस मुंडारी से है जिसने खुटकट्टीदारी भूमि को पर जोत का अधिकार प्राप्त किया है, समझ गए ना। मुंडारी खुटकट्टीदार से क्या किसको बोलेंगे, है ना, जो क्योंकि जो ये जो ज़मीन था ना, ये ज़मीन किस टाइप का था, जो मुंडा लोग, इसको जो है ना, सब जंगल था, मुंडा लोग क्या किया, ये जंगल को साफ करके ज़मीन बनाया, समझ गए ना, तो यही बोला जाता है मुंडारी खुटकट्टीदार किसको बोलेंगे, है ना। तो मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ उस मुंडारी से है जिसने खुटकट्टीदारी भूमि पर जोत का या खुटकट्टीदारी भूमि में जोत का अधिकार जो है सो प्राप्त किया, समझ गए ना, उसी को हम लोग बोलेंगे मुंडारी खुटकट्टीदार, ठीक है ना। इज इट क्लियर? 100% आई थिंक सो क्लियर हो रहा है ना। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मुंडारी खुटकट्टीदार मीन्स अ मुंडारी हु हैज एक्वायर्ड अ राइट, किस चीज़ का राइट भाई, टू होल्ड जंगल लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेशन। तो बहुत सिंपल था आई थिंक सो आज का सेशन, है ना, जिसमें हम लोग अध्याय 2 का धारा 4, 5, 6, 7 और 8 को आई थिंक सो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना। अगर लिटिल बिट भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिए ताकि जो है सो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कुछ नए
टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और साथ ही अगर आप लोग यूट्यूब पे जो बंदे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो वो लोग काइंडली जो है सो अपने दोस्तों के बीच से शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कैसा लगा ये क्लास, उसे हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके एक अच्छे कमेंट्स से हमें उत्साह मिलता है और आपके लिए इसी तरह से नए वीडियो और क्लासेस को लाने का प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।